ये कितना गुमराह कर रही है। ये 33% आरक्षण लागू करने के लिए नहीं आया था बिल। विधानसभा अध्यक्ष जी, अपनी बुद्धि और अपने विवेक का प्रयोग लोगों को गुमराह करने में नहीं, लोगों का भला करने में लगाइए। ये वीडियो मैं अपनी उन बहनों के लिए बना रही हूँ, उन आम महिलाओं के लिए बना रही हूँ जिन्हें ये घुट्टी पिलाई जा रही है या जिनके सामने ये दुष्प्रचार किया जा रहा है कि विपक्षी दलों ने महिला आरक्षण नहीं होने दिया या बिल को पास नहीं किया। सबसे पहले ये जानने की आवश्यकता है कि ये बिल है क्या। ये बिल वास्तविक रूप में महिला आरक्षण का बिल नहीं है। साथियों नमस्कार। कल लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो सरकार के द्वारा जो बिल पेश किया गया, अब भारतीय जनता पार्टी उस बिल को गिरने के दोष कांग्रेस और सहयोगी दलों पर मढ़ रही है। सबसे पहले ये जानने की आवश्यकता है कि ये बिल है क्या। ये बिल वास्तविक रूप में महिला आरक्षण का बिल नहीं है। महिला आरक्षण का जो बिल था वो 2023 में पास हो चुका और प्रधानमंत्री जी उसको 2024 के चुनाव में कैश भी कर चुके हैं। लेकिन अब चूंकि बंगाल में अभी वोट पड़ने बाकी हैं और ऐसे तमाम स्थितियां हैं कि जिनको डाइवर्ट करना आवश्यक है, इसलिए ये महिला आरक्षण बिल नहीं बल्कि ये महिला आरक्षण के साथ महिला आरक्षण लागू करने के लिए उससे पहले एक संशोधन बिल लाया गया जिसका नाम महिला आरक्षण संशोधन बिल रखा गया। इसमें यह प्रावधान है, अब जो बीजेपी जो फैला रही है कि कांग्रेस ने इसे रोक दिया, कांग्रेस ने इसे रोक दिया, इनकी जालसाजी और इनकी चालबाजी मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि क्या है। महिला आरक्षण बिल तो 2023 में लागू हो गया, कांग्रेस के सहयोग से हुआ। इससे पहले पंचायतों में जो महिला आरक्षण हुआ वो कांग्रेस ने किया। लेकिन सवाल ये है कि महिला आरक्षण का जो वर्तमान महिला आरक्षण संशोधन बिल है, इसके प्रावधान क्या है, पहले ये जानने की जरूरत है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, उत्तराखंड की विधानसभा अध्यक्ष और देश के तमाम बीजेपी के नेता कल से ये एक माहौल बनाने में लगे हुए हैं कि जैसे कांग्रेस ने महिला आरक्षण के बिल को रोक दिया। लेकिन जो वर्तमान में जो कल महिला आरक्षण संशोधन बिल है उसके प्रावधान ये हैं कि देश में जितनी भी सीटें हैं उन सीटों का ड्योढ़ा बनाया जाए। मतलब आधी सीटें, अगर किसी सदन में 500 सीटें हैं तो 250 सीटें और कर दी जाए। उत्तराखंड में 70 सीटें हैं तो 35 सीटें और जोड़ दी जाए। ये निश्चित रूप में महिला आरक्षण लागू करने का प्रावधान नहीं बल्कि ये है कि इस बात का विरोध किया जाए और ये दिखाया जाए कि कांग्रेस महिला आरक्षण के विरोध में है। उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में धामी जी ने एक कल जो ट्वीट किया जो अपने सोशल मीडिया से उन्होंने लिखा, उन्होंने पूरा इसका दोष कांग्रेस को दिया और उन्होंने लिखा कि नारी शक्ति बंधन अधिनियम जैसे ऐतिहासिक संविधान संशोधन और को कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों ने मिलकर रोक दिया। महिलाओं को 33% आरक्षण देने वाले बिल का विरोध करना ही नहीं बल्कि उसका मजाक उड़ाना और जश्न मनाना यह केवल राजनीतिक नहीं, नारी शक्ति का अपमान है। मुख्यमंत्री धामी जी, आप इस प्रदेश की हमारी भोली भाली बहनों को बरगला रहे हैं। महिला आरक्षण का बिल पहले ही पास हो चुका है। अगर आपको महिला आरक्षण लागू करना है तो उत्तराखंड की वर्तमान 70 सीटों के आधार पर महिला आरक्षण लागू कर दीजिए। किसने रोका है आपको? देश के प्रधानमंत्री जी को महिला आरक्षण लागू करना है तो 33% आरक्षण वर्तमान सीटों के सामने लागू कर दीजिए। किसने रोका है उनको? और माननीय मुख्यमंत्री जी और विधानसभा की अध्यक्षा, अगर आपको यहाँ महिलाओं का भला करना है तो प्रदेश के सभी सरकारी MBBS कॉलेजों में MBBS की सीटें 33% आरक्षित कर देना महिलाओं के लिए। इसी प्रकार अगर यहाँ पर जो PCS के स्तर के हैं, लोक सेवा आयोग के हैं, अगर आप करना चाहते हैं महिलाओं के लिए तो इस प्रकार का कर दीजिए ना महिलाओं के लिए। किसने रोका है? लेकिन महिलाओं का भला नहीं करना है, कांग्रेस को बदनाम करके महिलाओं के वोट चाहिए आपको। आपकी यही रणनीति है। ऋतु खनूड़ी जी लिखती हैं, इनके ऊपर तो कई बार आरोप लग चुके हैं कि इन्होंने अपनी जो संवैधानिक पद पर बैठी हैं उन सीमाओं का लगातार घोर उल्लंघन किया। और अब आज ये लिख रही हैं कि आज लोकतंत्र के मंदिर में लोकसभा में जो हुआ वो अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण एवं चिंताजनक है। देश की माताओं और बहनों को उनके अधिकारों के अनुरूप 33% आरक्षण प्रदान करने हेतु लाए गए। ये कितना गुमराह कर रही हैं। ये 33% आरक्षण लागू करने के लिए नहीं आया था बिल। विधानसभा अध्यक्ष जी, अपनी बुद्धि और अपने विवेक का प्रयोग लोगों को गुमराह करने में नहीं, लोगों का भला करने में लगाइए। आप कह रही हैं कि 33% आरक्षण को रोकने के लिए कांग्रेस व्यवधान कर रही है। कांग्रेस ने ये कहा
ये जो आप सीटें बढ़ा रहे हैं, इन सीटों को बढ़ाने का औचित्य क्या है? हमने पहले कह दिया कि इस प्रदेश में 70 सीटें हैं, आप 105 करने जा रहे हैं, इसका औचित्य क्या है? इसको साबित करिए। और खास करके आप विधानसभा की अध्यक्ष हैं, आपको तो ये शोभा नहीं देता कि आप इस तरह के राजनीतिक जुमलों का इस संवैधानिक पद पर बैठते हुए इस तरह के राजनीतिक जुमले चलाएं, क्योंकि आने वाले समय में जो आपके बाद इन पदों पर बैठेगा, अगर वो भी आपका अनुसरण करेगा तो उसमें आपकी भी इज्जत तार तार होगी। तो कुल मिलाकर कल आपने देखा होगा कि लोकसभा में जैसे कि बीजेपी को पहले ही पता था ये बिल गिरना है, तख्तियां वख्तियां सब तैयार थे, और जैसे ही वो ये बिल धराशायी हुआ, बाहर आके सब तख्तियां लेके, कहां से बनी वो तख्तियां? उसी समय। ये भारतीय जनता पार्टी का बस यही मैनेजमेंट है कि लोगों को गुमराह करिए। मैं इस प्रदेश की माताओं को, बहनों को, इस प्रदेश के हमारी महिला शक्ति को ये निवेदन करना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के इस जाल में फंसकर वो अपने मत का जो भी वो अपने मत का उपयोग करना चाहते हैं, सोच समझ कर करें। भारतीय जनता पार्टी के जाल में फंसकर उसका उपयोग न करें। ये वास्तविक रूप में महिलाओं के हितैषी नहीं है, लेकिन महिलाओं के वोट प्राप्त करने के लिए कांग्रेस को बदनाम करने की उनकी ये चाल है। हम आज भी मुख्यमंत्री धामी जी को चुनौती के साथ कह रहे हैं कि वो अगर महिलाओं के हितैषी हैं तो उनके अधिकार क्षेत्र में जितनी भी भर्ती परीक्षाएं होती हैं उसमें महिलाओं के लिए आरक्षण तय कर दें, और उनके अधिकार क्षेत्र में विधानसभा में प्रस्ताव पास करके भेजें कि उत्तराखंड में परिसीमन की आवश्यकता नहीं है, 70 की सीटें 70 ही रहेंगी, और अगर 105 भी करनी है तो उसमें पहाड़ों का हित देखना बहुत आवश्यक है। भौगोलिक, अगर मैंने पहले भी कहा है कि अगर भौगोलिक आकार को अगर आधार नहीं माना जा सकता तो जनसंख्या को ही आधार मानकर ये करना चाहिए कि अगर प्लेन मैदानों में अगर 1 लाख पर या 3 लाख पर सीट बन रही है, अगर 3 लाख पर मैदानों की सीट बन रही है तो पहाड़ों में 1 लाख पर वो सीट बने, तब जाके पहाड़ों के साथ न्याय होगा, महिलाओं के साथ न्याय होगा। और इस तरह के कांग्रेस को बदनाम करके अपनी रोजी रोटी राजनीति चलाने वाले लोग इस हरकत से बाज आए। आज महिलाएं जागरूक हैं और सब कुछ जानती हैं। आपको भी इस प्रकरण में अच्छी तरह महिलाएं जान ली हैं। ये वीडियो मैं अपनी उन बहनों के लिए बना रही हूँ, उन आम महिलाओं के लिए बना रही हूँ जिन्हें ये घुट्टी पिलाई जा रही है या जिनके सामने ये दुष्प्रचार किया जा रहा है कि विपक्षी दलों ने महिला आरक्षण नहीं होने दिया या बिल को पास नहीं किया। मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि 2023 में यही विपक्षी दल थे जिन्होंने सर्वसहमति के साथ, सर्वानुमति के साथ इस बिल को पास कर दिया। राज्यसभा ने भी पास कर दिया, लोकसभा ने भी पास कर दिया, महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी इसका अनुमोदन कर दिया और इस पर हस्ताक्षर कर दिए। अगर मोदी सरकार चाहती तो बिना शर्तों के 2023 में ये जो महिला रिजर्वेशन या महिला आरक्षण का बिल है उसको लागू कर सकती थी तुरंत 2024 के लोकसभा चुनाव से ही, लेकिन 2 शर्तें जोड़ दी। पहले जो विपक्षी दलों के सामने ये कहकर बिल पास कराया गया कि हम पहले जनगणना कराएंगे देश के अंदर। ये भी आपको बताना चाहती हूं, देश के अंदर हर 10 साल में जनगणना होती है। यूपीए सरकार जो कि मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी और तमाम घटक दलों की सरकार थी, उसने 2011 में आखिरी जनगणना कराई थी। उसके बाद 2021 में जनगणना होनी थी, लेकिन क्योंकि देश में कोरोना फैला हुआ था तो मोदी सरकार जनगणना नहीं करा पाई। लेकिन उसने कोताही ये करी कि कोरोना समाप्त होने के बाद जो तुरंत जनगणना करानी चाहिए थी, क्योंकि जनगणना कराने से एक महत्वपूर्ण डेटा निकल कर आता है। गरीबी रेखा से ऊपर कितने लोग हैं, नीचे कितने लोग हैं, SC ST देश के अंदर कितने हैं, OBC कितने हैं, महिलाएं कितनी हैं, बच्चे कितने हैं, ये तमाम चीजें, तमाम बातें जनगणना से निकल कर आती है। और राहुल गांधी जी तो एक कदम आगे बढ़कर जाती है जनगणना, कास्ट सेंसस की बात कर रहे हैं, ताकि जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी ये मिलनी चाहिए। तो हुआ क्या कि 2021 में मोदी सरकार ने कोरोना का हवाला दिया, जनगणना नहीं कराई। लेकिन आज 2026 है, पिछले 5 साल में भी इन्होंने जनगणना नहीं कराई। और 2023 में जब इन्होंने लोकसभा और राज्यसभा में ये बिल रखा, महिला रिजर्वेशन बिल, तो इन्होंने वादा किया तमाम विपक्षी दलों के लोगों से, MP से, पार्लियामेंट में, कि हम जनगणना कराएंगे, उसके बाद हम परिसीमन यानी कि डिलिमिटेशन सीटों को बढ़ाएंगे और उसके बाद हम महिला आरक्षण लागू करेंगे। सब इस बात पर सहमत हो गए और सब ने इस बिल को पास कर दिया। अब मोदी सरकार चाहे तो इस बिल को तुरंत लागू कर सकती है बिना शर्तों के।
क्यों महिला आरक्षण देते वक्त आप हमें भिखारी या याचक बनाना चाहते हैं? क्यों आप उसमें इफ एंड बट लगाना चाहते हैं? क्यों आप इतनी लंबी प्रक्रिया उसके साथ जोड़ना चाहते हैं, इतनी लंबी और संदेहास्पद कि आप कराएंगे भी या नहीं कराएंगे? अब मोदी सरकार ने क्या कहा विपक्षी दलों से कि हम जनगणना तो करा नहीं पाए, इसलिए हम 2011 की पुरानी जनगणना के बेसिस पर डिलिमिटेशन यानी कि परिसीमन कर देते हैं, सीटों को बढ़ा देते हैं, घटा देते हैं। और आपको पता है मोदी सरकार तो इस बात के लिए बदनाम है कि वो किस तरह से चुनावों को अपने पक्ष में करने के लिए असम में और जम्मू कश्मीर में क्या किया उसने। तो इसी तरह से दक्षिण भारतीय राज्यों को ये लगता है कि ये परिसीमन उनके साथ सौतेला व्यवहार होगा। हमको कांग्रेस की सरकार को लगता है यह हमारे संघीय ढांचे पर प्रहार होगा, क्योंकि जो उत्तर भारत के राज्य हैं उनकी सीटें बहुत ज्यादा बढ़ रही हैं और दक्षिण भारत राज्यों की बहुत ज्यादा सीटें घट रही हैं। तो ये जो संविधान के साथ खिलवाड़ महिला आरक्षण बिल की आड़ में भाजपा कर रही थी, एक षड्यंत्र रच रही थी, देश के मानचित्र को बदलने का प्रयास कर रही थी, वो हमने नहीं होने दिया। जहां तक बात रही महिला आरक्षण की, हम 2023 में इसको पारित कर चुके हैं। यदि हम इसके विरोधी होते तो हम तब भी इसके खिलाफ वोट करते। हम तो वो हैं जिन्होंने पौधा लगाया है, हमारा तो ब्रेन चाइल्ड या हमारा तो बेबी है ये। हमने शुरुआत की है, इनिशिएटिव लिया है महिला आरक्षण देने का। आज पंचायतों में जो 15 लाख के करीब आपको महिलाएं ग्राम प्रधान, ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत सदस्य और अध्यक्ष के रूप में दिख रही हैं, नगर निगमों में जो महापौर के रूप में दिख रही हैं, पार्षदों के रूप में दिख रही हैं, ये किसने किया? ये स्वर्गीय राजीव गांधी की देन है कि उन्होंने 33% आरक्षण संविधान के 73वें और 74वें संशोधन के जरिए सौगात के रूप में इस महिलाओं को दी है। और अब भी आपको बता रहे हैं ये महिला आरक्षण कांग्रेस पार्टी और उसके घटक दल या कांग्रेस पार्टी ही आपको देगी, या आप निश्चित जान लीजिए मोदी सरकार तो आपको घुमा रही है। मोदी जी ने देना होता तो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, प्रचंड बहुमत 2014 में मिला तब नहीं दिया, 2019 में मिला तब नहीं दिया, और आज उनको अच्छी तरह से पता था कि उनके पास सदस्य संख्या नहीं है दोनों हाउसेज में। उसके बावजूद उन्होंने इस बिल को इंट्रोड्यूस किया क्योंकि वो विपक्ष को बदनाम करना चाहते थे। मैं एक बार पुनः आपसे कहना चाहती हूं कि हम अपने देश से प्रेम करते हैं, हम उसके फेडरल स्ट्रक्चर से, उसके संविधान से, उसके संघीय ढांचे से, दक्षिण भारतीय राज्यों से प्रेम करते हैं। और इस बार के बिल में ओबीसी महिलाओं के लिए भी कोई प्रतिनिधित्व या कोटा नहीं था, उसका भी हमने कड़ा विरोध किया कि ओबीसी, आदिवासी महिलाएं, पिछड़े वर्ग की महिलाएं जो होती हैं उनको उतने संसाधन नहीं मिलते, उतने प्लेटफॉर्म नहीं मिलते। हम जो शहरी क्षेत्रों में महिलाएं रहती हैं उसके बराबर उनको नहीं मिलता, तो इसलिए उनको कोटा मिलना चाहिए। कोटा विद इन कोटा की हम बात कर रहे थे। तो मेरा आप सबसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि पहले टेक्निकलिटी को समझिए कि विपक्ष ने बिल क्यों नहीं पारित किया, और महिला आरक्षण का बिल तो 2023 में ही पास हो चुका है दोनों सदनों से। मोदी सरकार यदि चाहे तो वो आपको आज के आज भी वो सौगात दे सकती है, लेकिन उसकी मंशा, उसकी नीयत देने की है नहीं।